Hi everyone, welcome to my channel, The English Diaries. I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with one short explanation of 6th lesson of the book Flamingo of Standard 12th, Poets and Pancakes. ये जो लेसन है ये लिखा है अशोकामित्रन ने। ये एक तमिल राइटर थे जिन्होंने अपनी बुक माय इयर्स विद बॉस में वो रिकाउंट कर रहे हैं वो डेज जब वो जेमिनी स्टूडियोज में काम किया करते थे। ये जो बुक है वो बात करती है कि मूवीज का हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट पे कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड थी चेन्नई में 1940s की बात है। ये जो जेमिनी स्टूडियोज था ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था इन अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग और इसके फाउंडर थे मिस्टर एस वासन। अब अशोकामित्रन बोल रहे हैं कि इनका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं था जेमिनी स्टूडियोज में। ये क्या किया करते थे, न्यूज़पेपर का कटिंग काट के वो कलेक्ट किया करते थे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम तो नहीं था। बट ये मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन थे इस स्टूडियो के। और ये जो एक्सर्प्ट हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ये इनकी इसी बुक माय इयर्स विद बॉस का ही एक्सर्प्ट है, पार्ट है। लेसन स्टार्ट होता है पैनकेक के नाम से। पैनकेक क्या है, वो मेकअप मटेरियल का एक ब्रांड है, यानी कॉस्मेटिक्स का एक ब्रांड है। जैसे आजकल मिलता है ना लैक्मे, मेबेलिन और शुगर कॉस्मेटिक्स, लाइकवाइज ये भी एक ब्रांड नेम था। और क्योंकि ये उन दिनों की बात है तो इनका लिखने का स्टाइल ऐसा है कि ये बोल रहे हैं कि उन दिनों की जो एक्ट्रेस थी, फेमस एक्ट्रेस थी लाइक ग्रेटा गार्बो, मिस गौहर और इंडिया में वैजंती माला, तो उन लोगों ने ये जो ब्रांड है वो यूज किया होगा। लेकिन जब तक रति अग्निहोत्री का टाइम आया, रति अग्निहोत्री एक और फेमस इंडियन एक्ट्रेस हैं जो बाद में आई थी, और वो बोल रहे हैं तब तक ये जो ब्रांड है ये इतना फेमस नहीं रहा था, तो शायद रति अग्निहोत्री ने ये यूज नहीं किया होगा। तो ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियोज का, ये एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे हुआ करता था, जिसे कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव नाम के एक बंदे का वो पहले स्टेबल हुआ करता था। स्टेबल यहाँ क्या मतलब है, जहां एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक ही कंपनी में काम करते हैं या एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो वहां ट्रेनिंग करते हैं या वर्क करते हैं, तो वो स्टेबल है। तो यहाँ ये रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल हुआ करता था। और ऐसा भी कहा जाता था कि यहाँ आसपास के जो बंगलौज थे या बिल्डिंग्स थे, वहां ऑलमोस्ट 12 बिल्डिंग्स रॉबर्ट क्लाइव का ही रेजिडेंस हुआ करती थी। रॉबर्ट क्लाइव का लाइफ स्पैन बहुत ब्रीफ था और उससे भी ज्यादा ब्रीफ था इनका स्टे मद्रास में। और बता रहे हैं कि इंडिया के रिमोट कॉर्नर्स में सर्वाइव करने के लिए इन्होंने काफी स्ट्रगल किया था और अल्टीमेटली इन्होंने एक अनमैरिड लड़की या मेडिन से सेंट जॉर्ज फोर्ट के सेंट मेरीज चर्च में शादी कर ली। तो अब चलते हैं अपने मेकअप रूम की तरफ। ये जो मेकअप रूम था ना, ये हेयर कटिंग सैलून का लुक था इसका। छोटा सा रूम था, उसमें चारों तरफ लाइट्स लगी हुई थी, प्लस 6 बड़े से मिरर्स लगे हुए थे। और ये जो लाइट्स थी ना, वो इनकैंडेसेंट लाइट थी। इनकैंडेसेंट लाइट मींस जो हीट होने के बाद ना लाइट एमिट करती हैं, तो बहुत ज्यादा गर्मी कर देती हैं वो रूम में। तो वो बोल रहे हैं राइटर कि तुम लोग इमेजिन कर सकते हो वो फ्यूरी मिजरी, फ्यूरी मींस बर्निंग स्ट्रांगली, तो समझ सकते हो कि वो बंदे दोज हु वर सब्जेक्टेड टू मेकअप, जिन्हें मेकअप लगाना था, उनकी जो मिजरी थी, उनकी जो कंडीशन थी, वो आप लोग समझ सकते हैं कि इतनी गर्मी और उसमें उन्हें मेकअप अप्लाई किया जा रहा है, राइट। और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं कि ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसे हेड करते थे एक बंगाली, लेकिन वो फिजिकली इतने ज्यादा हो गए ना, इतने ज्यादा मोटे हो गए कि उसके अंदर वो आ ही नहीं पाए, फिट ही नहीं हुए। तो ये एक वजह रही कि उन्हें ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो छोड़ना पड़ा। ये जो बंगाली थे इन्हें सक्सीड किया महाराष्ट्रियन ने, यानी कि बंगाली के जाने के बाद जो यहाँ लीड किया जिन्होंने, वो थे एक महाराष्ट्रियन। उनके असिस्टेंट थे एक धारवाड़ कन्नडिगा, यानी धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट से कर्नाटक के, वो थे। एक आंध्रा थे उनके असिस्टेंट, यानी आंध्र प्रदेश से थे। एक मद्रासी इंडियन क्रिश्चियन थे, एक एंग्लो बर्मीज थे, प्लस बहुत सारे लोकल तमिल्स भी थे। तो वो कह रहे हैं ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे थे नेशनल इंटीग्रेशन का। और तब तक तो AIR मींस ऑल इंडिया रेडियो, तो ऑल इंडिया रेडियो और जो हमारे नेशनल चैनल हुआ करते थे टीवी में, उन्होंने भी ब्रॉडकास्ट करना शुरू नहीं किया था ये इंटीग्रेशन का, नेशनल इंटीग्रेशन का एड। उससे पहले ही जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट एक एग्जाम्पल था नेशनल इंटीग्रेशन का। अब वो बोल रहे हैं ये जो गैंग था मेकअप मैन का, गैंग बोल रहे हैं वो इस मेकअप मैन के ग्रुप को, वो बोल रहे हैं कि ये पैनकेक मेकअप के ट्रकलोड्स, यानी बहुत सारा वो जो मेकअप का मटेरियल था वो, प्लस लोकली मेड जो पोशंस, जो लिक्विड कुछ यूज करते हैं या लोशंस, क्रीम्स वगैरह जो यूज करते हैं, इन्हें यूज करके एक डिसेंट लुकिंग पर्सन को, एक अच्छे खासे लुकिंग पर्सन को ये मोस्ट अगली रेड कलर मंस्टर का लुक दे देते थे। हाइडियस मींस अगली,
क्रिम्सन मीन्स रेड, ह्यू मीन्स काला। तो अगली से रेड कलर के मॉन्स्टर को उसे लुक दे देते थे, इतना मेकअप वगैरह कर देते थे, ठीक है। और फिर इन्होंने ये भी बताया कि उन दिनों जनरली इंडोर शूटिंग हुआ करती थी, सिर्फ 5% मूवीज ही थी जो आउटडोर शूटिंग के लिए जाया करती थी। तो वो बोल रहे हैं कि तो ये जो इंडोर सेट्स थे और जो स्टूडियो लाइट्स थी, शायद उन्हीं की वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि उन लोगों को इतना ज्यादा मेकअप किया जाए कि उनका लुक अगली हो जाए, तभी वो मूवीज में प्रेजेंटेबल हुआ करते थे। और फिर वो बता रहे हैं कि एक स्ट्रिक्ट हायरार्की मेंटेन की जाती थी इस मेकअप डिपार्टमेंट में। वाई? क्योंकि वो जो चीफ मेकअप मैन था वो मेन एक्टर्स और एक्ट्रेस को अगली बनाया करता था, यानी मेकअप किया करता था। और वो जो सीनियर असिस्टेंट हुआ करते थे वो सेकंड हीरो और हीरोइन को अगली बनाते थे या मेकअप किया करते थे, और जो जूनियर असिस्टेंट थे वो कॉमेडियन का मेकअप किया करते थे, एंड सो फोर्थ। तो इसी तरीके से ये फॉलो होता था अकॉर्डिंग टू देयर डेजिग्नेशन। और वो प्लेयर्स जो क्राउड का रोल प्ले किया करते थे उनके मेकअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑफिस बॉय की। अब वो बोल रहे हैं कि सोचो जेमिनी स्टूडियो में भी ऑफिस बॉय हुआ करता था। यहां फिर से उन्होंने सटायर का एग्जाम्पल दिया है। वो बोल रहे हैं स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में भी सोचो ऑफिस बॉय हुआ करता था। और वो रीडर्स को बोल रहे हैं कि नोटिस किया होता आप लोगों ने कि जब ये जो क्राउड की शूटिंग हुआ करती थी तो एक बड़े से जायंट वेसल में, इनॉर्मस वेसल में वो इतना ज्यादा वो जो मेकअप था ना पैनकेक का, वो मिक्स किया करते थे। और उनका काम था कि पूरे क्राउड पे वो स्लैप करना था उन्हें। ऐसे नहीं है कि एक एक को जाके फेस पे लगाएंगे, नहीं, वो पूरे क्राउड के ऊपर स्लैप करना था। और उनका जो एम था वो ये था कि स्किन का एक एक पोर बस कवर हो जाना चाहिए था। और फिर वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये जो ऑफिस बॉय है वो बेसिकली बॉय नहीं है, वो 40s में है, तो यानी वो मेच्योर मैन है। और उन्होंने सालों पहले जेमिनी स्टूडियोज में एंटर किया था इस होप में कि या तो वो स्टार एक्टर बनेंगे, या तो वो फेमस स्क्रीन राइटर बनेंगे, या डायरेक्टर बनेंगे, या लिरिक्स राइटर बनेंगे। और वो अ बिट ऑफ पोएट भी थे। अब राइटर बता रहे हैं कि उन दिनों मैं एक छोटे से क्यूबिकल में काम किया करता था, मींस एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ था। और वो बोल रहे हैं कि उसके दोनों साइड फ्रेंच विंडोज हुआ करते थे। अब फ्रेंच विंडोज क्या होते हैं, जो ऊपर से नीचे तक ना उसमें ग्लास लगा हुआ होता है। तो बेसिकली वो विंडोज का ही काम करते हैं, बट वो दरवाजे की तरह होते हैं, खुल जाते हैं, कोई भी अंदर आ जा सकता है। अब क्योंकि उसमें ग्लास थे तो वो बाहर से नजर आते थे, तो लोगों को लगता था कि वो अपने डेस्क पे बैठ के सिर्फ न्यूज़पेपर टेयर कर रहे हैं, तो ही इज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। और जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि शायद बॉस का भी ऐसा ही मानना था। तो जो भी कोई चाहता था कि इसे भी थोड़ा कोई ऑक्यूपेशन मिल जाना चाहिए, इसे भी थोड़ा बिजी कर देते हैं, तो दे बार्ज इनटू हिज क्यूबिकल। बार्ज मींस विदाउट परमिशन, फोर्सफुली किसी के रूम में घुस जाना। तो वो फोर्सफुली उसकी परमिशन के बिना ही उसके क्यूबिकल में घुस जाते थे और एक्सटेंडेड लेक्चर दे दिया करते थे। और वो जो बॉय था जिसे ये बोल रहे थे कि वो बॉय नहीं है, 40 इयर्स मैन है, उसने सोचा कि इन्हें एनलाइटन किया जाए, इन्हें इन्फॉर्म किया जाए, अवेयर किया जाए कि कितना वो टैलेंटेड है और किस तरीके से ये जो मेकअप डिपार्टमेंट है, जो एक मीनियल जॉब है, वहां इस जैसे टैलेंट को बर्बाद किया जा रहा है। तो वो अच्छे खासे बड़े बड़े लेक्चर इसे दिया करता था कि मैं कितना टैलेंटेड हूं और कहाँ मेरा जो टैलेंट है वो वेस्ट हो रहा है ये मेकअप डिपार्टमेंट जैसे मीनियल जॉब में। और जल्दी ही राइटर ये विश करने लगे कि काश के रोज ही क्राउड शूटिंग का टाइम हो, जिससे कि ये जो ऑफिस बॉय है ये उसमें इन्वॉल्व रहे और इसकी लंबी लंबी गाथाओं से इनका पीछा छुटा रहे। अब राइटर बोल रहे हैं कि हर तरीके की फ्रस्ट्रेशन में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम ये जो एंगर है या ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये किसी न किसी की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं, किसी न किसी को ब्लेम कर देते हैं हम कि उसकी वजह से हम परेशान हैं। ठीक है, चाहे तो ये ओपनली है चाहे सीक्रेटली है, लेकिन हम किसी न किसी को वजह बताते हैं कि हम इस वजह से फ्रस्ट्रेशन में हैं। तो ये जो मेकअप डिपार्टमेंट का ऑफिस बॉय था, इसे ऐसे लगता था कि इसका सारा डिस्ट्रेस, इसका सारा डिसग्रेस या नेग्लेक्ट जो भी है उसकी वजह है कोठामंगलम सुब्बू। अब ये जो कोठामंगलम सुब्बू है ये जेमिनी स्टूडियोज में नंबर 2 के पोजीशन पे आता था। मींस मिस्टर एस वासन जो फाउंडर थे उनके जस्ट बाद जो पोजीशन थी वो कोठामंगलम सुब्बू की थी जेमिनी स्टूडियोज में। ऑफिस बॉय के अकॉर्डिंग ये जो सुब्बू है इसे जो इतना एंकरेजिंग ओपनिंग मिला था एज कंपेयर टू ऑफिस बॉय, वो बोल रहे हैं कि वो डिजर्व नहीं करता था, क्योंकि जब सुब्बू ने स्टार्ट किया था तब फर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज नहीं थी, तो उन्होंने ज्यादा स्ट्रगल करना चाहिए था, राइट। और जहां तक फॉर्मल एजुकेशन की बात है वहां भी ये जो कोठामंगलम सुब्बू हैं उनकी फॉर्मल एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी इस ऑफिस बॉय की थी। तो ये एक वजह थी कि ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे इससे, किससे, सुब्बू से।
और फिर वो ये बोलते थे कि क्यों, क्योंकि इनका जो फॉर्चून है वो इतना अच्छा है, ये एक वर्च्यू है कि उनका जो बर्थ हुआ वो एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ, तो वो एक ब्राह्मण है, इसीलिए उन्हें जो सिचुएशंस मिली और जो उन्हें लोग मिले वो अफ्लुएंट मिली, वो वेल्दी मिली। तो वो उनके ब्राह्मण होने से भी उन्हें फ्रस्ट्रेशन थी, प्लस फॉर्मली लेस एजुकेशन होने की वजह से, उसके बावजूद भी क्योंकि उनकी नंबर 2 पोजीशन थी जेमिनी स्टूडियोज में, सो इन सारी बातों से ये जो हमारे ऑफिस बॉय हैं ये उनसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। अभी राइटर कह रहे हैं कि ये जो सुब्बू हैं, उनकी एक क्वालिटी थी कि उनके फेस पे हमेशा स्माइल रहा करती थी, चाहे ऐसा हो कि उनका इन्वॉल्वमेंट किसी फ्लॉप फिल्म में रहा हो, तभी भी वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड या सैड नहीं हुआ करते थे, उनके फेस पे हमेशा स्माइल रहती थी। सुब्बू के पास हमेशा हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ काम हुआ करता था। वो खुद उतना काम नहीं करते थे, लेकिन उनकी जो लॉयल्टी थी और वो जितनी भी उनमें क्रिएटिविटी थी वो पूरा अपने बॉस के एडवांटेज के लिए ही यूज किया करते थे, और इसीलिए ये अपने बॉस के बहुत ज्यादा क्लोज हुआ करते थे। ऐसा लगता था जैसे कि वो डिजाइन्ड थे मूवीज बनाने के लिए ही, और वो हमेशा इंस्पायर्ड रहते थे जब भी उन्हें ऑर्डर किया जाता था। मींस अगर कोई प्रॉब्लम उनके पास आती थी तो उनके पास सोल्यूशन ऑल टाइम हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर इनसे पूछता है कि एक रैट और टाइग्रेस अंडर वाटर फाइट कर रहे हैं, और वो जो रैट है वो टाइग्रेस को मार डालती है, और फिर उसे उसके कब्ज पे बहुत ज्यादा दया आ जाती है और वो उसे टेंड करना चाहती है। तो इसे कैसे मैं सीन करूं, किस तरीके से इसे पिक्चराइज किया जाएगा? तो फौरन सुब्बू के पास 4 डिफरेंट वेज होते थे कि किस तरीके से ये जो रैट है ये उस टाइग्रेस के ऑफस्प्रिंग्स पे अपना अफेक्शन पॉर करेगा। ऑफस्प्रिंग्स मींस छोटे बच्चे, ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स, किसी के भी। यहां फिर से देखोगे कि इसने ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की है, और उसके बाद अगर प्रोड्यूसर जवाब देता था कि हाँ ठीक है चारों वेज, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड, और फौरन सुब्बू के पास 15-15 और ऑल्टरनेटिव्स होते थे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए। ये जो सुब्बू हैं इनके साथ उन दिनों फिल्म मेकिंग काफी इजी एक्सपीरियंस रहा करता था, और अगर जेमिनी स्टूडियोज के गोल्डन ईयर्स में किसी ने इसे डायरेक्शन और डेफिनेशन दी थी तो वो थे सुब्बू। सुब्बू की एक सेपरेट आइडेंटिटी थी एज अ पोएट, और वो और हायर फॉर्म्स में जा सकते थे, लेकिन जानबूझ के इंटेंशनली विलिंगली उन्होंने चूज किया कि वो अपनी पोएट्री मासेस को सुनाएंगे, ठीक है, लोगों को सुनाएंगे। फिल्म में जो उसकी सक्सेस थी उसने उसकी लिटरेरी अचीवमेंट्स को ओवरशैडो कर दिया था या डॉफ कर दिया था। मींस जो उसकी लिटरेरी अचीवमेंट थी वो लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते थे क्योंकि वो मूवीज में इतना ज्यादा फेमस था, ऐसा उसके क्रिटिक्स मानते थे। अब सुब्बू की बाकी लिटरेरी अचीवमेंट के बारे में बता रहे हैं राइटर कि उन्होंने बहुत सारी स्टोरी पोम्स लिखी थी फोक रिफ्रेन और डिक्शन यूज करते हुए। फोक रिफ्रेन मींस जो लाइंस रिपीट होती है ना सॉन्ग में वो, और डिक्शन मींस एनंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन जो होता है किसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो प्रोनाउंसिएशन होता है, तो उस तरीके से इन्होंने कुछ स्टोरी पोम्स लिखी थी। उन्होंने रफली सा एक नॉवल लिखा था थिलाना मोहम्मल, जिसमें काफी बेहतरीन डजन्स ऑफ डेफ्टली एज्ड कैरेक्टर्स थे, ठीक है, काफी शेप्ड अप कैरेक्टर्स थे। इन्होंने सक्सेसफुली अर्ली 20s के देवदासी का मूड और मैनर रिक्रिएट किया था। बिसाइड्स इनकी कभी ये एम्बिशन नहीं रही थी कि ये मेन या लीड रोल प्ले करें, लेकिन जो भी सेकेंडरी रोल इन्हें मिला करता था वो ये इतना अच्छा परफॉर्म करते थे कि वो जो मेन या लीड हीरो या हीरोइन होते थे वो ओवरशैडोड हो जाया करते थे। प्लस उनका बहुत ही जेन्युइन सा लव देखने को मिलता था जितने भी एक्वेंटेंसेस थे या रिलेटिव्स थे उनके, क्योंकि जो भी चाहता था वो उनके घर में शेल्टर ले लेता था और वो उनका खाने का भी खर्चा उठाया करते थे। और उन्होंने कभी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि उनके कितने पैसे जा रहे हैं उन्हें फीड करने में या उन्हें सपोर्ट करने में। इतने ज्यादा इम्प्रोविडेंट बंदे हुआ करते थे वो। इम्प्रोविडेंट मींस स्पेंडथ्रिफ्ट, जो पैसों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। और अब राइटर बोल रहे हैं स्टिल इतना चैरिटेबल बंदे और इतना इम्प्रोविडेंट बंदे के अगेंस्ट भी कुछ लोग हैं, ये देख के वो शॉक थे। अब वो कह रहे हैं कि ये इस वजह से तो नहीं था कि वो बॉस के इतने इंटीमेट थे, इतने क्लोज थे, या इस वजह से था कि उनका बिहेवियर लोगों को लगता था कि वो साइकोफैंस हैं। साइकोफैंस मींस जो किसी पावरफुल या प्रोमिनेंट बंदे के क्लोज रहते हैं टू गेन एडवांटेज, ठीक है। तो उनका बिहेवियर या तो साइकोफैंस लगता होगा लोगों को, या फिर ये बहुत क्लोज थे तो इसलिए लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते होंगे इनसे। अदरवाइज ये जो कोठामंगलम सुब्बू हैं इनकी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज थी। जो भी था, लेकिन ये जो ऑफिस बॉय था ये काफी बुरा सोचता था सुब्बू के बारे में। दो सुब्बू हमेशा बॉस के साथ ही नजर आते थे, बट
वो एक डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप थे जिसे बोलते थे स्टोरी डिपार्टमेंट, जिसमें एक लॉयर था और एक असेंबली मींस बहुत सारे राइटर्स और पोइट्स हुआ करते थे। उस लॉयर को ऑफिशियली लीगल एडवाइजर कहा करते थे, लेकिन बाकी सब लोग बोलते थे वो एग्जैक्टली ऑपोजिट था लीगल एडवाइजर के। एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हुआ करती थी उन दिनों, जो बहुत ज्यादा टेम्परामेंटल थी, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। और एक दिन वो स्टेज पे सबके ऊपर चिल्ला रही थी, बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रही थी वो। तो जहां बाकी के लोग एकदम शॉक्ड खड़े थे, एडवोकेट ने क्या किया, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को स्विच ऑन कर दिया। और जब वो एक्ट्रेस ब्रेथ लेने के लिए बीच में रुकी वो चिल्लाते हुए, तब उसने कहा 1 मिनट प्लीज, और उसने वो जो रिकॉर्डिंग थी वो प्ले कर दी। अब उसने उस लॉन्ग एंग्री स्पीच में ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया था जिसे मेंशन ना किया जा सके, बट अपनी ही वॉइस उस रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट से सुन के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गई, क्योंकि वो एक लड़की थी कंट्री साइड से, विलेज से, तो उससे वर्ल्डली एक्सपीरियंस नहीं था कि जब हम इतनी प्रोमिनेंट पोजीशन पे आ जाते हैं, जब हम इतने फेमस एक्ट्रेस बन जाते हैं, पोजीशन ऑफ सोफिस्टिकेशन पे आ जाते हैं, तो उसके पीछे क्या क्या होता है। और ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि इसे वहां फोर्स करके पहुंचाया गया। और आज इस कंडीशन में, यानी कि जब वो बोल चुकी थी, तो वो जो उसका रिकॉर्डिंग था वो उसमें उसे फोर्स करके पहुंचा दिया गया था। फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस कर रही थी, तो वो उस टेरर से वापस बाहर नहीं निकल पाई, जो इसने ये अपनी आवाज, जो रेजफुल जो स्पीच थी, वो खुद से रिकॉर्डिंग सुनी। और इस तरह इस लीगल एडवाइजर ने एक ब्रीफ, छोटा सा और ब्रिलियंट एक्टिंग करियर अनइंटेंशनली खत्म कर दिया था। अब ये जो स्टोरी डिपार्टमेंट है, इसमें हर बंदा खादी धोती पहनता था और एक ढीला ढाला सा कुर्ता पहनता था। वहीं ये जो लीगल एडवाइजर था, ये पैंट्स पहनता था, टाई पहनता था और कोट ऑफ मेल पहनता था, जिसमें वो मेडल्स वगैरह का कुछ लगा रहता है, वैसा सा कोट पहनता था। ये ड्रीमर्स की भीड़ में एक अकेला लॉजिकल बंदा हुआ करता था, एक न्यूट्रल मैन उस क्राउड में जहां बाकी के लोग गांधाइट्स या खदाइट्स हुआ करते थे। और जैसे बाकी के लोग जो बॉस के नजदीक थे, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती थी फिल्म प्रोड्यूस करने की, इसे भी दी गई थी, लेकिन किसी वजह से दो अच्छा खासा खर्चा हुआ था, पैनकेक्स का बहुत ज्यादा यूज हुआ था, मेकअप वगैरह का, लेकिन वो फिल्म एक फ्लॉप हो गई। और इसी वजह से, क्योंकि ये जो स्टोरी डिपार्टमेंट था, इससे रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा था, तो बॉस ने ये डिपार्टमेंट बंद कर दिया। शायद ये हिस्ट्री का फर्स्ट इंस्टेंस होगा कि स्टोरी डिपार्टमेंट बंद होने की वजह से राइटर्स और पोएट्स के साथ साथ एक लीगल एडवाइजर यानी एडवोकेट का करियर खत्म हो गया। जेमिनी स्टूडियोज बहुत सारे पोएट्स का फेवरेट हॉन्ट हुआ करता था, यानी कि फ्रीक्वेंटली विजिट हुआ करती थी यहाँ बहुत सारे पोएट्स की, जैसे एसडीएस योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री और हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। और क्योंकि उन दिनों कांग्रेस रूल कर रही थी, तो स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन था कि कप ऑफ कॉफी पे मीटिंग नहीं होगी। लेकिन जब यहाँ पोएट्स मिलते थे कॉफी के लिए, क्योंकि वहां मेस थी जो प्रोवाइड किया करती थी कॉफी दिन रात, तो वहां जब ये लोग मिलते थे और कॉफी पे जो इनका डिस्कशन होता था, वो काफी अच्छा और एंटरटेनिंग हुआ करता था लोगों के लिए। ऑफिस बॉय और कुछ क्लर्क्स के अलावा बाकी सब लोग अपना जो लेजर टाइम था, जो फ्री टाइम था, वो यहीं बिताया करते थे। क्योंकि ये बहुत ज्यादा नेसेसरी था अगर पोएट्री लिखनी हो, क्योंकि पोएट्री लिखने के लिए कुछ फ्री टाइम चाहिए जिसमें थोड़ा सा क्रिएटिव थॉट्स आ सके और पोएट्री लिखी जा सके। मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी वहां आते थे वो खादी पहनते थे और गांधी जी के वर्शिपर थे, गांधी जी को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, बस इतना ही इंटरेस्ट था उनका। बाकी किसी भी पॉलिटिकल थॉट का अप्रिसिएशन उनके मन में नहीं था। और नेचुरली एवर्स मींस डिसलाइक, वो कम्युनिज्म की तरफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक था उन सब लोगों का। उनके अकॉर्डिंग कम्युनिस्ट एक गॉडलेस मैन हुआ करता था, जिसे ना तो अपने बच्चों से प्यार था, ना तो अपने लाइफ पार्टनर से प्यार था, और उन्हें कोई भी गिल्ट कॉम्प्लेक्स नहीं होता अगर उन्हें अपने ही बच्चों या अपने ही पेरेंट्स को मारने के लिए बोला जाता। तो वो इस तरीके के बंदे हुआ करते थे कम्युनिस्ट उनके अकॉर्डिंग। और ये जो कम्युनिस्ट थे, ये अनरेस्ट और वायलेंस स्प्रेड करते थे इनोसेंट और इग्नोरेंट लोगों के बीच में। और इस तरीके के आइडियाज पूरे साउथ इंडिया में स्प्रेड हो रहे थे। और रफली ये ग्रेजुअली ये जो जेमिनी स्टूडियोज के खादी पहनने वाले लोग, खादी क्लैड मींस क्लोथ, जो खादी पहनने वाले लोग थे, उनके पास तक ये आइडियाज आए कि कम्युनिस्ट इस तरीके के होते हैं। और इसका जो एविडेंस था वो जल्दी ही सामने इनके आने वाला था। जब फ्रैंक बकमैन की मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी लगभग 200 लोगों के साथ इंडिया में आई, तो उन्हें जेमिनी स्टूडियोज के अलावा और कोई वार्मर होस्ट नहीं मिला। जो वो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी थी या एमआरए थी, उसे कुछ लोगों ने कहा कि ये इंटरनेशनल सर्कस है। यहाँ सटायर में, ह्यूमर में राइटर लिख रहे हैं कि दो ट्रेपीज में वो अच्छे नहीं थे, ट्रेपीज नहीं होता
एक वो जो लकड़ी का झूला सा पकड़ के वो झूलते हैं ना, वो होता है ट्रेपीज। तो ना तो वो ट्रेपीज में अच्छे थे, और जहां तक एनिमल्स से एक्वेंटेंस की बात है तो वो एनिमल्स से बिल्कुल उनका एक्वेंटेंस नहीं था, सिवाय कि रात में डिनर में उनके खाने की प्लेट में वो एनिमल्स हुआ करते थे। आई होप यू अंडरस्टूड कि वो नॉनवेज खाया करते थे, फिर भी उन्हें इंटरनेशनल सर्कस कहा करते थे। लेकिन इस मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी ने बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में 2 प्लेस यहां प्रेजेंट किए थे। जो दोनों प्लेस थे उनका नाम था, एक का जॉथम वैली और एक का द फॉरगॉटन फैक्टर। सिटी के लोग तो वहां उसे देखने आए ही। स्टूडियोज, ये जो जेमिनी स्टूडियोज के 600 बंदे थे, इन्होंने भी ये प्ले ओवर एंड ओवर अगेन देखा, काफी बार देखा। जो मैसेज था प्लेस का वो तो बहुत ही प्लेन था, होमिलीज टाइप था, जैसे सर्मन्स होते हैं, जैसे रिलीजन से रिलेटेड कुछ भाषण होते हैं ना, उसे बोलते हैं होमिलीज। तो वैसा सा ही था मैसेज जो जनरली इंडियन प्लेस में भी होता है। लेकिन उसमें जो सेट्स थे और जो अटायर था, मींस जो कॉस्ट्यूम था, वो फर्स्ट रेट था। मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटीज इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए कि अगले कई सालों तक जो जॉथम वैली का एक सीन था सनराइज और सनसेट का, वो उनके हर प्ले में हुआ करता था। और वो सीन क्या था कि बेयर स्टेज था, मीन स्टेज पे कुछ नहीं था, व्हाइट बैकग्राउंड था, एक फ्लूट का ट्यून प्ले किया करते थे, बस इतना सा वो सीन था। वो फॉलो होता था कई सारे ड्रामाज में, जो फर्दर काफी सालों तक चला। अशोकामित्रन बोल रहे हैं कि कुछ साल बाद इन्हें पता चला कि ये जो एमआरए था ये काउंटर मूवमेंट था अगेंस्ट इंटरनेशनल कम्युनिज्म, और ये जो मिस्टर एस वासन थे वो बेवकूफ बन गए। मींस अनइंटेंशनली इन्होंने अपने ही ऑपोजिशन को, अपने ही ऑपोजिट वाले थॉट्स को एडवांटेज करा दिया था, क्योंकि ये जो बिग बॉसेस थे ये कम्युनिज्म के फेवर में थे, और इन्होंने फेवर किसे कर दिया, इन्होंने होस्ट किसे कर दिया, एमआरए को कर दिया, जबकि वो काउंटर मूवमेंट था अगेंस्ट इंटरनेशनल कम्युनिज्म। ठीक है, तो ये उनके हाथों की कठपुतली बन गए, अनइंटेंशनली उन्हें एडवांटेज दे दिया। दो ये बाद में बोल रहे हैं कि आई एम नॉट श्योर अबाउट, क्योंकि बाद में इन्होंने देखा है कि ये जो बिग बॉसेस का जो एटीट्यूड था, जो इनके एंटरप्राइजेस था, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। क्या ही फर्क पड़ता था कि एमआरए आया या नहीं आया, इंटरनेशनल कम्युनिज्म था या नहीं था, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, जैसे काम चल रहा था वैसे ही चल रहा था। तो ये बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली श्योर नहीं हूं मैं कि इन्हें फर्क पड़ता था या इन्हें पता चला या नहीं पता चला कि इन्होंने अनइंटेंशनली उन्हें एडवांटेज करा दिया है। जेमिनी स्टूडियोज के स्टाफ का टाइम काफी अच्छा बीता इन 200 लोगों को होस्ट करते हुए, क्योंकि ये 20 डिफरेंट नेशनैलिटीज के, डिफरेंट साइज के, डिफरेंट कलर के लोग थे, और ये उस क्राउड से एंटायरली डिफरेंट था। जो वेट करते थे वो थिक लेयर स्लैप करेगा ऑफिस बॉय उनके ऊपर, उन लोगों से एकदम डिफरेंट थे। कुछ दिनों बाद फिर से जेमिनी स्टूडियोज की टेलीफोन लाइंस रिंग होने लगी, और पता चला कि वहां कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा विजिट करने आ रहा है, और इन्हें फिर से वो जो शूटिंग स्टेज था वो खाली करना पड़ा। सुनने में आया कि कोई इंग्लैंड से पोएट आ रहा है, और जहां तक जेमिनी स्टूडियोज के लोगों की बात थी तो ये इंग्लैंड के सिर्फ 2 पोएट्स को जानते थे, या तो टेनिसन या तो वर्ड्सवर्थ। जो थोड़े और पढ़े लिखे थे उन्हें कीट्स, शेली और बायरन के बारे में भी पता था, और शायद 1-2 बंदे ऐसे थे जिन्हें इलियट के बारे में भी पता था। तो अब क्वेश्चन ये था कि तो वो कौन सा पोएट है जो जेमिनी स्टूडियोज में इस बार विजिट कर रहा है। अब किसी ने कहा कि वो पोएट नहीं था, वो एडिटर था, इसीलिए मिस्टर एस वासन उसे इतना बड़ा रिसेप्शन दे रहे थे, क्योंकि मिस्टर एस वासन जो थे वो भी एक तमिल वीकली आनंद विक्टन के एडिटर थे। लेकिन ये जो भी आ रहे थे वो मद्रास के किसी फेमस ब्रिटिश पब्लिकेशन के एडिटर नहीं हो सकते थे, एटलीस्ट उन पब्लिकेशंस के जिन्हें जेमिनी स्टूडियोज के लोग जानते थे। लेकिन क्योंकि द हिंदू के लोग इनिशिएटिव ले रहे थे, तो ऐसा अंदाजा लगाया गया कि तो फिर ये किसी डेली के एडिटर होंगे, बट किसी फेमस डेली के नहीं होंगे, मींस द मैनचेस्टर गार्जियन या द लंदन टाइम्स के एडिटर नहीं होंगे। और बस ये जो विजिटर के बारे में इतना ही पता था इन लोगों को, जो सबसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म थे उन्हें भी बस इतना ही पता था। और अब लास्ट में 4 बजे वो जो पोएट थे या एडिटर, जो भी इन्हें लगता था, वो आए, और जिस तरीके से स्टाइल में लिखा है अशोकामित्रन ने कि टॉल मैन थे, वेरी इंग्लिश, वेरी सीरियस और वेरी अननोन टू ऑल ऑफ देम, मींस बहुत ज्यादा इंग्लिश थे, बहुत ज्यादा टॉल थे और बहुत ज्यादा सीरियस थे, और कोई भी इन्हें बिल्कुल नहीं जानता था। अब इनका जो बॉस था वो स्ट्रगल करते हुए, फाइट करते हुए आया, क्योंकि स्टेज पे हाफ अ डजन पेडेस्टल फैंस थे, पेडेस्टल स्टैंड पे जो फैंस होते हैं वो फैंस थे, वहां स्ट्रगल करते हुए वो आए, और उन्होंने लंबा सा स्पीच दिया, और उनकी स्पीच से इतना तो ऑब्वियस था कि वो भी इस पोएट या एडिटर जो भी था उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। और अशोकामित्रन कह रहे हैं कि वो जो स्पीच थी वो जनरल सी स्पीच थी, बट कहीं कहीं कुछ जगह ये जो वर्ड्स हैं फ्रीडम या डेमोक्रेसी, इसे स्प्रिंकल कर दिया गया था उस स्पीच में। किसकी स्पीच में? बॉस की स्पीच में।
अब बारी थी पोएट की। राइटर बोल रहे हैं कि पोएट ने इससे ज्यादा शॉक्ड और साइलेंट ऑडियंस शायद ही इससे पहले फेस की होगी। किसी को नहीं पता था कि वो क्या बोल रहे थे, क्योंकि इंग्लिश में बोल रहे थे, और जो समझने की भी थोड़ा बहुत समझने की भी कोशिश कर रहे थे तो वो तो इंग्लैंड से आए थे, तो उनका जो एक्सेंट था उसकी वजह से जो कोशिश भी कर रहे थे समझने की, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। और ये जो प्रोसेस था कि पोएट वो जो स्पीच डाल रहे थे और ये जो लोग थे वो इतने डेज्ड और साइलेंट बैठे थे, ये प्रोसेस लगभग 1 घंटे चला। और उसके बाद ये जो ऑडियंस थी, यानी ये लोग कंप्लीटली पजल्ड से वहां से उठ के गए कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ। और ये जो इंग्लिश पोएट है ये हमारे जेमिनी स्टूडियोज में क्या कर रहा है, क्योंकि ये जो जेमिनी स्टूडियोज है वो बहुत ही सिंपल लोगों के लिए मूवीज बनाया करता था। वो सिंपल लोग जिनकी जो लाइव्स हैं वो मुश्किल से एफर्ट कर सकती थी कि ऐसी इंग्लिश को वो कभी भी समझ पाए, इतनी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश को वो कभी भी समझ पाए। तो ये भी क्वेश्चन था कि ये इंग्लिश पोएट को जेमिनी स्टूडियोज में क्यों बुलाया गया था। और वो जो पोएट आया था, वो जो स्पीच डाल रहा था, वो खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पा रहा था। ऑडियंस कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे थे। वो अपनी लैंग्वेज में अपने जो उन्होंने प्रॉब्लम सफर की थी, एक पोएट ने जो भी अपने पेनफुल एक्सपीरियंसेस शेयर किए होंगे, वो लोग रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे। तो ये भी पजल्ड था कंप्लीटली। और फाइनली इस पोएट की विजिट जो थी वो एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बन के रह गई जेमिनी स्टूडियोज के लिए। राइटर बोल रहे हैं कि वो जो ग्रेट प्रोज राइटर्स होते हैं वो शायद एडमिट ना करें इस बात को, लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, फर्म बिलीफ है कि ये जो प्रोज राइटिंग है ये किसी जीनियस या टैलेंटेड बंदे का परसूट नहीं हो सकता है। ये तो एक पेशेंट, परसिस्टेंट और परसेवरिंग ऐसे बंदे का हार्डवर्क है जिसका दिल इतना टूटा हुआ हो जो और नहीं टूट सकता, और जिसके लिए रिजेक्शंस का कोई मतलब ही ना, वो कभी डिसहार्टन ना हो रिजेक्शन से, क्योंकि इतने रिजेक्शंस उसे ऑलरेडी मिल चुके हैं। बल्कि जो रिजेक्शन के जस्ट बाद फिर से बैठ जाए टेबल पे, एक और प्रोज अपने हाथों से लिखे, मैन्युस्क्रिप्ट मींस हाथ से लिखा हुआ पेपर, हाथ से लिखे और उसे एनवेलप में डाले और रिटर्न पोस्टेज के साथ उसे पोस्ट कर दे, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद होती है कि ये फिर से रिटर्न हो जाएगा, दैट इट इज नॉट सूटेबल। तो इतना ज्यादा पेशेंट बंदा चाहिए प्रोज राइटिंग के लिए, अकॉर्डिंग टू अशोका मित्रन। और ऐसे ही प्रोज राइटर्स के लिए द हिंदू ने एक अनइंपॉर्टेंट से पेज में, एक अनइंपॉर्टेंट से कॉर्नर में एक छोटा सा अनाउंसमेंट लिखा था, अ शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कंपटीशन, जिसे ऑर्गेनाइज कर रहा था एक ब्रिटिश पीरियोडिकल जिसका नाम था द एनकाउंटर। अब ये जो ब्रिटिश पीरियोडिकल था द एनकाउंटर, तो जेमिनी के कितने भी पढ़े लिखे लोग इसे नहीं जानते थे। मैन्युस्क्रिप्ट इंग्लैंड सेंड करने के लिए काफी ज्यादा पैसे लगते, तो अशोका मित्र ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा आइडिया ले लें कि ये जो द एनकाउंटर है ये बेसिकली है क्या। अब राइटर बोल रहे हैं कि जब ये ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गए तो उन दिनों कोई नोटिस बोर्ड वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे किसी प्रोहिबिटेड एरिया में जहां बैन हो लोगों का जाना, वहां अनलॉफुली एंटर कर रहे हैं। स्टिल ये वहां गए और वहां इन्होंने देखा द एनकाउंटर की बहुत सारी कॉपीज बिखरी पड़ी हुई थी और वो बिल्कुल न्यू लग रही थी, अनटच्ड बाय एनीवन। किसी ने उन्हें टच ही नहीं किया था, किसी ने उन्हें पढ़ा भी नहीं था। जब इन्होंने एडिटर का नाम पढ़ा द एनकाउंटर पे, तो इन्हें जाना पहचाना सा नाम लगा। Heard a bell ringing means find something familiar. तो इन्हें वो जाना पहचाना सा नाम लगा। एक्चुअली ये वही थे जो पोएट जेमिनी स्टूडियोज में विजिट करने के लिए आए थे, और इन्हें ऐसे लगा जैसे इन्हें एक लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर मिल गया है। और ये बोल रहे हैं कि जब इन्होंने वो मैन्युस्क्रिप्ट एनवेलप में डाला और उसे सील किया, तो कह रहे हैं कि मैं एक गाना गा रहा था और इन्हें ऐसा लगा कि वो जो पोएट हैं वो भी जहां भी हैं वो यही गाना गा रहे होंगे, एग्जैक्टली ऐसे जैसे हिंदी मूवीज में जब दो भाई बिछड़ के मिलते हैं तो वो पुराना कोई सॉन्ग गाते हैं और उसी से उन्हें पहचान होता है कि हम लोग ब्रदर्स हैं। तो यहाँ इन्होंने ह्यूमर और सटायर फिर से क्रिएट किया है, और फाइनली ये बता रहे हैं कि उसका नाम क्या था, स्टेफन स्पेंडर। और कई साल बाद जब ये जेमिनी स्टूडियोज से रिटायर हो चुके थे, और तब जब इनके पास पैसे कम थे, वक्त बहुत ज्यादा था, तो जो भी चीज इन्हें रिड्यूस्ड प्राइस में मिलती थी वो इन्हें अट्रैक्ट करती थी। तो मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के एग्जैक्टली सामने वाले फुटपाथ पे इन्हें बहुत सारी बुक्स दिखी जो 50 पैसा ईच थी। बेसिकली वो जो इतनी सारी बुक्स थी वो एक ही बुक की कॉपी थी। वो स्पेशल स्टूडेंट्स एडिशन था ऑन 50th एनिवर्सरी ऑफ रशियन इवोल्यूशन, इसीलिए ये जो बुक थी इतने रिड्यूस्ड प्राइस पे दे रहे थे। उन्होंने पाइल्ड अप बुक में से एक कॉपी उठाई और उसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड।
इस बुक में 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स ने 6 डिफरेंट एसेज में लिखा था कि किस तरीके से उनकी जर्नी कम्युनिज्म में हुई और किस तरीके से वो डिसइल्यूजन हुए इस कम्युनिज्म से और वहां से बाहर आए. सो द गॉड दैट फेल्ड, अब यहाँ गॉड क्या है? कम्युनिज्म. और फेल मींस वो डिसइल्यूजन होके जो बाहर आए, मींस कम्युनिज्म पहले इन्होंने सोचा गॉड है, इन्होंने बिलीव किया उसमें, लेकिन बाद में इन्हें पता चला कि इट वाज फेक बेसिकली. तो इसीलिए ये बुक उसी के बारे में थी. और ये जो 6 एमिनेंट राइटर्स थे वो कौन थे? आंद्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कोइजलर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर. और जैसे ही इन्होंने नाम पढ़ा स्टीफन स्पेंडर, अब उस बुक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई इनके लिए, उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया. क्यों? क्योंकि ये तो वही पोएट थे जो जेमिनी स्टूडियोज में जिन्होंने विजिट किया था, और अब तक जो इनका जो विजिट था वो मिस्टीरियस था. अब इन्हें क्लियर हो रहा था कि इनका जो विजिट था वो जेमिनी स्टूडियोज में क्यों था. अब इन्हें पता चल रहा है कि जो जेमिनी स्टूडियोज के बॉस थे वो इनकी पोएट्री से तो इनडिफरेंट थे, स्टीफन स्पेंडर की, लेकिन इनका जो गॉड दैट फेल्ड उससे उन्हें मतलब था. और कौन था वो गॉड? कम्युनिज्म. So this is how the lesson ends. Link of answers to all the questions I have given in description box. If you find the explanation helpful, don't forget to like, subscribe and share. I'll soon catch you up with explanation of the next lesson. Till then, keep learning, keep studying. Thank you. Grateful.